हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी जीरो से हीरो सीरीज के अंदर, जहां पर हम लोग आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के अंदर बेस को क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनाने की ये सीरीज का एक हमारा आपके लिए प्रॉमिस है बच्चों। तो स्वागत करता हूं बेटा और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसको इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं बच्चों। उसके अंदर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है बच्चों, जिसके अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे बेटा। यहां पर बहुत आसान भाषा से मैं आपको हर चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है बेटा, तो प्लीज लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि इससे हमारा जो है और मोटिवेशन बढ़ेगा और हम लोग आप लोगों को पढ़ाने के लिए और भी ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे बेटा। देखो यहां पर क्या है, आज की इस क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इंपॉर्टेंट सिर्फ इस वजह से नहीं है कि ये एक बहुत अच्छा वेटेज लेता है बोर्ड एग्जाम्स में। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इसके जो यहां पर हम लोग जो बेसिक्स पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग यहां समझ रहे हैं, वो आने वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। तो यहां पर चैप्टर नंबर 1 का काम है कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें आप जो नाम, जो वर्ड्स, जो टर्म्स आप सुनेंगे वो पहले से आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर अपने लेवल पर एक नेक्स्ट लेवल होगा। तो जो बच्चे आज की इस क्लास में नए हैं बेटा, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैप्टर जो है हमारा पार्ट 1 से ही देखो बेटा, तभी आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। आपको पार्ट 1, पार्ट 2 का जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी हमारे इन 2 टॉपिक्स को बेटा। डेप्रिसिएशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं बेटा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखो बेटा, जो भी ड्यूरेबल गुड्स हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में कंजप्शन गुड्स के अंदर जो ड्यूरेबल वर्ड है उसका मीनिंग समझा था। ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बार बार यूज करना। किसी भी चीज को हम लोग एक बार परचेस करते हैं और लंबे समय तक उसको बार बार यूज करते रहते हैं। चाहे वो कोई कार हो सकती है बेटा, कोई बाइक हो सकती है बेटा, कोई आपके फैक्ट्री में लगी हुई मशीन भी हो सकती है, जिसे हम एक बार खरीदते हैं और एक लंबे समय तक उसको बार बार यूज करते हैं बेटा। बट बार बार यूज करने से क्या होता है बेटा, उस मशीन के पार्ट्स घिसने लग जाते हैं, जिस वजह से उस मशीन की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? डाउन हो जाती है। इज दैट क्लियर? और ये जो डाउन हुई है, जितने से भी डाउन हुई है, उसी को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं बेटा। ठीक है, ये जनरली ड्यूरेबल गुड्स में ही होता है बेटा, जिसको हम एक बार खरीदते हैं और बार बार उसको यूज करते हैं। यूज करने की वजह से उसमें कोई पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं, ठीक है ना। तो घिसने की वजह से उस मशीन की वैल्यू गिर जाती है बेटा। तो जितने से उसकी वैल्यू गिरती है उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे समझने के लिए हम लोग बात करते हैं बेटा कि मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपने कोई मशीन परचेस करी बेटा, और आप उसको यहां पर परचेस करके लेकर आते हो, सपोज करो 1 अप्रैल 2024 के अंदर, और आप उसको पूरा 1 साल इस्तेमाल करते हो 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, अब उसको कंटिन्यू आपने उस मशीन को यूज किया बेटा। कंटिन्यूस मशीन को यूज करने से क्या हुआ, उसके अंदर जो लगे हुए पार्ट्स हैं बेटा, उसके अंदर लगे हुए जो पार्ट्स हैं बेटा, वो पार्ट्स घिस जाते हैं। उस घिसने की वजह से उस मशीन की वैल्यू डाउन होती है। सपोज करो 1 लाख की आपकी मशीन है, उस मशीन को कंटिन्यू आपने 1 साल इस्तेमाल किया बेटा, और सपोज करो 5000 रुपीज जो उसमें पार्ट्स हैं, उसमें 5000 रुपीज से वो पार्ट्स जो है घिस गए हैं बेटा। अब आपकी जो करंट वैल्यू है मशीन की 95,000 रुपीज हो गई है। तो ये जो 5,000 रुपए से वैल्यू डाउन हुई है उस मशीन की, ये जो 5,000 रुपए बेटा, ये डेप्रिसिएशन है।
ठीक है, उसकी वैल्यू जो है मशीन की 5,000 रुपीज से कम हो गई है, तो ये जो 5,000 रुपए हैं बेटा, ये आपके डेप्रिसिएशन कहलाता है। मींस आपकी मशीन में एक पर्टिकुलर अमाउंट से जो डिक्रीज हो गई है उसकी वैल्यू, तो वो आपके लिए डेप्रिसिएशन हो सकता है बेटा। इज दैट क्लियर? इसको और अच्छे से समझे बेटा। तो देखो बेटा, हम लोग कोई गाड़ी खरीद के लेकर आते हैं, नई गाड़ी खरीद के लेकर आते हैं, तो ये आप सबको पता है, अगर उसे हम कुछ महीने बाद में या कुछ 6 महीने बाद में या साल भर बाद में हम उसको बेचते हैं बेटा, तो हमें उतनी उसकी प्राइस या वैल्यू नहीं मिलती है जितने में हमने उसको नया खरीदा था। क्यों? क्योंकि आपने जब उसको खरीदा तो उसको आपने चलाया भी होगा बेटा, जिससे क्या होता है बेटा, रोड पर गाड़ी चलती है तो नॉर्मल से स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं है तो ब्रेकर पे ज्यादा गाड़ी कूद गई तो उससे जो है शोकर के ऊपर कुछ हल्का सा जो है स्क्रैच हो गया या कोई दबाव हो गया, तो उस वजह से, इन सब छोटी छोटी वजहों से उस कार की वैल्यू गिरने लगती है बेटा। तो जितने से वैल्यू गिरती है बेटा, उसे ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। देखो बच्चे, यहां पर देखो, मैंने आपको डेप्रिसिएशन की एक बुक की लैंग्वेज भी लिख रखी है बेटा। द कैपिटल गुड्स सफर्स वियर एंड टीयर। वही मतलब बेटा, जो हम लोग गाड़ी को यूज कर रहे हैं, मशीन को यूज कर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उस पर स्क्रैचेस या उसके पार्ट्स घिसना स्टार्ट हो जाते हैं जब हम किसी भी चीज को रेगुलर यूज करते हैं तो, ठीक है ना। एंड ऑब्सोलेंसी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान में मशीन को जब हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो नॉर्मल सा वियर एंड टियर मशीन में आ जाता है, जिससे मशीन की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, जिससे मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है बेटा। इसी को ही हम लोग बोलते हैं कैपिटल डेप्रिसिएशन। कैपिटल डेप्रिसिएशन यहां पर कैपिटल वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि हम लोग मशीन वर्ड यूज कर रहे हैं। मशीन जो है फैक्ट्री में लगी हुई है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस का काम हो रहा है बेटा, बिजनेस पर्पस के लिए काम हो रहा है, तो वो जो मशीन है वो हमारे लिए कैपिटल गुड्स है बेटा। इसलिए यहां पर कैपिटल डेप्रिसिएशन का जो वर्ड है वो यूज किया गया है। बट डेप्रिसिएशन को बेटा आपके कैपिटल गुड्स हो या आपके पर्सनल जो गाड़ी है, बाइक है, आप उन पे भी उसको यूज कर सकते हो। डेप्रिसिएशन का मीनिंग दोनों जगह सेम ही रहेगा, सामने बस ड्यूरेबल प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यहां पर डेप्रिसिएशन होने के बेटा 2 रीजन हो सकते हैं। कितने रीजन हो सकते हैं बच्चे? 2 रीजन हो सकते हैं। पहला है नॉर्मल वियर एंड टियर, जिसको भी हमने जस्ट समझा बेटा। दूसरा होता है फोरसीन या एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्टेड है ऑब्सोलेंसिस, मतलब भविष्य में ऐसा हो गया तो देखो बेटा, इसके अंदर ना 2 चीजें हैं जिसको फोरसीन ऑब्सोलेंसिस बोलते हैं बेटा। जैसे चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो कस्टमर की डिमांड में बदलाव आ गया, कस्टमर की सर्विसेज की जो डिमांड है उसमें बदलाव आ गया, तो जो पुरानी चीजें होती है वो क्या हो जाती है बेटा, उनकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है चीजों में, जिस वजह से उसमें डेप्रिसिएशन आ जाता है। मतलब ये मान लो पूरी तरीके से उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। सपोज करो बेटा, पहले के टाइम पे किस तरीके की कार या बाइक चलती थी बेटा, ठीक है ना। आज किस तरीके की बाइक और कार चलती है, ठीक है ना। लोगों के टेस्ट में, नेचर में, फैशन में बदलाव आ जाता। जैसे मान लो बेटा मोबाइल फोन है, ठीक है ना। अब मोबाइल फोन के अंदर लोगों का जो टेस्ट है, डिमांड है, वो चेंज होने लग गई। क्या होने लग गई बेटा? चेंज होने लग गई। तो जो पुराने फोन थे उनकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। इज दैट क्लियर? क्यों वैल्यू उनकी जीरो हुई? क्योंकि अब डिमांड उनकी नहीं आ रही है, डिमांड आ रही है स्मार्टफोन की, टच स्क्रीन फोन की, इनकी डिमांड आ रही है बेटा। तो जो पुराने कीपैड फोन थे बेटा, वो क्या हो गए बेटा, उनकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई, वो मतलब डेप्रिशिएट हो गए। और वो डेप्रिशिएट क्यों हुए? क्योंकि उनकी डिमांड अब खत्म हो गई, उनके अलावा उनसे भी अच्छी चीजों की डिमांड कस्टमर करने लग गया, इस वजह से उनकी डिमांड कम हो गई। अब देखो ना बेटा, वो कीपैड फोन 1000-1500 रुपए में मिल जाता है, अब टच स्क्रीन फोन 50,000, 60,000, 20,000, 1,00,000 रुपए का भी आ रहा है। फिर भी जो महंगे वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज्यादा डिमांड हो रही है, और जो बेचारे 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए के फोन आ रहे हैं, उनकी डिमांड बिल्कुल ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि अब उनका जो है डिमांड नहीं आ रही है, क्योंकि वो हो सकता है फैशन में नहीं हो, ठीक है ना, ये चीज फैशन में है, ठीक है ना, टेस्ट में है लोगों के, इसलिए इनकी डिमांड ज्यादा आ रही है। तो उस बेचारे की जो वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई है वो डेप्रिसिएशन ही कहलाएगा। ये इसका दूसरे पार्ट का पहला रीजन था। दूसरा बेटा यहां पर क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। हो सकता है टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गए। अब जब टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गए
तो उनकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, डाउन हो गई। कैसे, देखो पहले के टाइम पे स्टीम इंजन चलते थे, ठीक है ना, ट्रेन्स के अंदर, रेलवे के अंदर स्टीम इंजन का यूज किया जाता था सभी बोगीज को खींचने के लिए। आज के टाइम पर डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक इंजन चल रहे हैं बेटा, तो फिर उस स्टीम इंजन का क्या हुआ, उनका यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है ना, उनको बिल्कुल रोक दिया। अब बस इन्हीं चीजों का यूज कर रहे हैं। तो वो जो स्टीम इंजन है बेटा, वो टेक्नोलॉजी के वजह से उसे रोक दिया, उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है। अब उसको कौन खरीदेगा, और खरीदेगा तो कितने प्राइस पे खरीदेगा, तो बिल्कुल जीरो उनकी वैल्यू हो गई है बेटा। तो ये दो रीजन है बेटा जिससे डेप्रिसिएशन को यहां पर जो है डेप्रिशिएट होता है बेटा, वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां पर टाइप हो गया है गलती से, बट यहां पर हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा वो है हमारा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब सर जब मुझे अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन को और बढ़ाना है, उसके लिए मैं और भी मशीन अपनी फैक्ट्री में ऐड कर लिया, उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ठीक है ना। मतलब किसी भी चीज को हम इस पर्पस से खरीद रहे हैं कि इससे या तो मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे मेरे पैसे भी बढ़ेंगे, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो चीज मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। इज दैट क्लियर। इसको ना और आसान भाषा में समझाओ ना बेटा, तो देखो इसको ऐसे समझो कि अगर मैं कोई कार परचेस करके लेकर आता हूं, और उस कार को परचेस करने के पीछे मेरा ये रीजन है कि मैं इस कार को जो है टूरिज्म के लिए यूज करूंगा, जहां पर मैं जो है टूरिस्ट को बिठाकर अपना जो पूरा एरिया है या बाहर भी, शहर के बाहर भी घुमाकर लेकर आऊंगा, जिससे वो टूरिस्ट मुझे पैसे देंगे और इस कार की वजह से मुझे पैसे कमाने का मौका मिलेगा। तो वो कार मेरे लिए क्या हो गई, एक इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा। इज दैट क्लियर। उसी तरीके से मेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री है बेटा, आइसक्रीम की फैक्ट्री में मैंने सोचा यार मेरे को एक और फैक्ट्री लानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास में आइसक्रीम्स की डिमांड ज्यादा आ रही है और मैं वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा हूं। कारण ये कि मेरे पास जो मशीन है वो एक ही मशीन है, और उस एक मशीन की एक दिन में काम करने की कैपेसिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही है, और मेरे पास उस अमाउंट से भी ज्यादा की डिमांड आ रही है मार्केट में। तो मैंने क्या करा, एक और मशीन अपनी फैक्ट्री के लिए खरीद लिया। तो मैंने वो जो एक और मशीन मैंने फैक्ट्री के लिए खरीदा बेटा, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, उसी को ही हम लोग इन्वेस्टमेंट कहेंगे। आ रही मेरी बात समझ में बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट आपको रहता है बेटा, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो बेटा। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके सारे एंटायर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना बेटा, और वहां से आप लोग ले सकते हो बेटा। इज दैट क्लियर। आई थिंक मैं जो है आपको अच्छे समझा पा रहा हूंगा, और आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा बेटा। आप लोगों को कमेंट करके ये बात जरूर बतानी है कि आपको हमारी क्लास अटेंड करके कैसा लगा, आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपको प्लीज बेटा बताना है। वो इसलिए बताना है बच्चों, ताकि मुझे पता लग सके कि जो भी बच्चा मुझे जो यहां पर देख रहा है, इस लेक्चर को अटेंड कर रहा है, क्या उसके टॉपिक्स, उसके डाउट्स, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा सा और हमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन दो, तभी तो मुझे पता लगेगा बेटा, तभी मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें और इलैबोरेट करके आपको समझा पाऊंगा। तो प्लीज कमेंट जरूर करना और वहां बताना, और अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो एक बार में, तो प्लीज तब भी बताना बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। तो इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। एक होता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये तो यहां पर मैंने डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है बेटा। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो देखो ध्यान से समझना ग्रोस इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं एक बार ऐसे ही। चलो बेटा देखो, आपको ग्रोस इन्वेस्टमेंट समझाने से पहले एक बात बताता हूं। आप सब इसको तो जानते होंगे, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में ये हमारा ओपनिंग ईयर है जिसको हम बोलते हैं 1 अप्रैल, ठीक है। और ये हमारा क्लोजिंग ईयर होता है जिसको बोलते हैं 31 मार्च। इज दैट क्लियर बेटा। आ रही है बात समझो बेटा आप लोगों को। अब इनके बीच में सर, इनके ग्रोस इन्वेस्टमेंट के बीच में इनका क्या काम है, तो बेटा उसी को समझा रहा हूं।
अगर ग्रोस इन्वेस्टमेंट को समझना है तो बेटा देखो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट को अगर आपको एक टर्म में बोलना है तो उसको बोलते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। इज दैट क्लियर? तो इसको हम कैसे समझेंगे? एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है अपनी कंपनी के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर बेटा, उसी को ही ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सपोज करो बेटा ये आपका पहला साल है, मतलब आपने 1 अप्रैल को अपना पहली फैक्ट्री लगाई है, आज से ही आप अपना बिजनेस करना चालू कर रहे हो। तो आपने ना क्या करा बेटा, 1 अप्रैल 2025 को एक मशीन परचेज करी बेटा। उस मशीन की कीमत थी 1 लाख रुपए। 2 महीने मशीन को आपने यूज किया बेटा, और आपको लगा कि उस मशीन से जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उसकी बहुत अच्छी मार्केट में डिमांड आ रही है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक मशीन वो सारी डिमांड पूरी नहीं कर सकती है, और अगर मेरे को डिमांड पूरी करनी है तो मुझे एक और मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया बेटा, आपने जो है यहां पर 1 जून 2025 को सेकंड मशीन परचेस कर ली बेटा, और उस मशीन की कीमत भी थी 1 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? अब आपके पास में बेटा एक साल, देखो 1 अप्रैल से हमारा साल चालू होगा, और ये जो साल है वो 31 मार्च को खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर उसको बोलते हैं। आप लोगों को अच्छे से इस बारे में पता है, ठीक है? तो देखो बेटा, मैंने एक साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मेरा यहां पर 2025 ही चल रहा है, 26 में मेरा पूरा एक साल खत्म होगा, और अभी तक मैंने जो है 2 मशीनें परचेस कर ली हैं बेटा। अब उन 2 मशीनों से मैं काम कर रहा था और बहुत हार्ड वर्क कर रहा था बेटा, तो मेरे को यहां पर जो है और भी अच्छे और बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लग गए, और मुझे लगा कि यार ये 2 मशीन मिलकर उन सभी ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पा रही है, ठीक है ना? तो मैंने तीसरी एक और मशीन परचेस कर ली बेटा, और वो मैंने करी 1 सितंबर 2025 को। ये मैंने 3rd मशीन परचेस किया बेटा, और वो भी मेरे को 1 लाख रुपए की पड़ी बेटा। और इस 3 मशीन से मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर सभी लोगों के ऑर्डर्स फुलफिल करने लगा, और ऐसे करते करते क्या आ गया बेटा, 31 मार्च 2026 आ गया। और साल के आखिरी में आकर मैंने देखा कि यार एक साल के अंदर मैंने जो है यहां पर टोटल जो इन्वेस्टमेंट है मेरी फैक्ट्री के अंदर कितना है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मैंने कितना कर दिया, 3 लाख रुपए कर दिया। 1 लाख से मैंने ये साल स्टार्ट किया था, बट साल के आखिरी में आकर मैंने देखा कि यार मेरे पास तो टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख का हो गया है। ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है यही ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आपको? इसी को ही ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्लियर? यहां पर मैंने ग्रोस इन्वेस्टमेंट आपको क्लियर कर दिया बेटा। अब देखो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट के कुछ कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स होते हैं, बट उस पार्ट्स को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में। पहला हमने टाइप समझा ग्रोस, दूसरा समझेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट कैसे समझेंगे बेटा? तो देखो, पूरे साल मशीन का यूज करने पर कहीं ना कहीं, क्योंकि इन मशीनों को हम बार बार यूज कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, तो बार बार यूज करने से इनके पार्ट्स मैंने बताया आपको क्या हो रहे होंगे, घिस रहे होंगे, जिससे पूरे एक साल यूज करने के बाद, क्योंकि हमने पूरे एक साल इन मशीनों को रेगुलर यूज करा, तो इस पूरे एक साल में इन मशीन के पार्ट्स भी क्या हुए होंगे बेटा, घिसे होंगे, या नॉर्मल स्क्रैचेस वगैरह आ गए होंगे बेटा, जिस वजह से इन मशीन की वैल्यू डाउन हुई होगी बेटा। तो जितने से इन तीनों मशीन की वैल्यू डाउन हुई है, ठीक है ना, उसको अगर हम माइनस, अब वो वजह क्या है, डेप्रिसिएशन। मैंने बताया ना बेटा कि जो रेगुलर वे में हम यूज करते हैं, जिस वजह से मशीन के पार्ट्स घिसना चालू हो जाते हैं बेटा, उससे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जितने से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब उस डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर दें तो वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। जैसे कि बेटा इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपका जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है वो पूरे साल भर का 3 लाख रुपए हुआ, ठीक है बेटा। अब आपकी इन तीनों मशीन की जो वैल्यू है
वो डिक्रीज हो रही है रेगुलर वे में उसको यूज करने से। और कितने से डिक्रीज हुई बेटा? 30,000 से। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से जितना डेप्रिशिएट हुआ है उसको माइनस कर देंगे। तो जो वैल्यू आपकी आएगी बेटा, जैसे यहां पर 2,70,000 आ रही है, ये हो गया आपका नेट इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? ग्रोस इन्वेस्टमेंट मतलब जहां हम पता लगाते हैं कि पूरे एक साल के अंदर आपने अपनी फैक्ट्री या कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया, उसको, उस टोटल को हम लोग ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बट उस ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से आपके जो एसेट्स की वैल्यू है वो कितने से डाउन हो गई है, उस डेप्रिशिएट वैल्यू को माइनस करेंगे बेटा, तो आपके पास में नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां मैंने आपको ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट समझा दिया है। अब हम बात करेंगे बेटा यहां पर जो है कंपोनेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे बेटा? ग्रोस के कंपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर ग्रोस के कंपोनेंट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मशीन पर जितना आपने एक साल के अंदर पैसा लगाया है, सिर्फ वही ही यहां पर जो है ग्रोस इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। आपने अपनी मशीन के अंदर, आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल जितना भी इन्वेस्ट किया होगा बेटा, जैसे कि बेटा आपने क्या करा, आपने जो है यहां पर मशीन भी परचेस करी। देखो बेटा यहां पर अगर अपन यहां पर समझे तो देखो आपने जो है मशीन पर भी इन्वेस्ट किया बेटा, मशीन पर भी इन्वेस्ट किया बेटा, तो ये आपके लिए क्या हो गया बेटा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया बच्चे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आपने यहां पर इन्वेंट्री, जो भी आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक है, क्या है बेटा आपके पास में? इन्वेंट्री स्टॉक है, उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहेंगे। देखो बेटा मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि जब भी हम कोई चीज बिजनेस के पर्पस से खरीदते हैं, उससे फर्दर प्रोडक्शन के पर्पस से खरीदते हैं, उसे हम इसलिए खरीद रहे हैं कि इससे हम पैसा कमाएंगे, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होता है। अब जरूरी नहीं है बेटा कि किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कंपनी के अंदर हम लोग सिर्फ मशीन ही परचेस करेंगे। अगर हम सिर्फ जो मशीन होती है वो क्या होती है बेटा? हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मशीन खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, ये हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट है। बट बेटा सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट करना ही ग्रोस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। उसके अलावा इन्वेंट्री, मान लो बेटा उस मशीन में आप रॉ मटेरियल डालोगे, तभी तो आपके पास में क्या आएगा? एक फाइनल गुड्स आएगा जिसको आप बेचकर पैसे कमाओगे। तो जो आपने अपने लिए रॉ मटेरियल परचेस करा है, उसको किस पर्पस के लिए परचेस करा है? इससे मैं एक फाइनल गुड बनाऊंगा और मैं उसको मार्केट में बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। तो मींस यहां पर जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो वो भी क्या है? आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है बेटा? आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो रॉ मटेरियल जब हम खरीद रहे हैं तो वो भी हमारा क्या हो गया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक्स, ठीक है ना। क्या होते हैं बेटा? जो स्टॉक। तो आपने एडवांस में बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद के रख रखा है बेटा, तो वो भी, उसकी वैल्यू भी ग्रोस इन्वेस्टमेंट में ऐड होगी बेटा। सिर्फ मशीन की वैल्यू ही ऐड करना ग्रोस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। उस फैक्ट्री के अंदर मशीन हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो या डेली बेसिस पर खरीदे जाने वाला रॉ मटेरियल हो, इन सभी को ही ऐड करेंगे, तब जाकर ग्रोस इन्वेस्टमेंट आएगा। अब इसको आप लोग अच्छे से समझ सको इसलिए इसके दो पार्ट बना दिए। क्या बना दिए बेटा? एक तो हो गया फिक्स इन्वेस्टमेंट, कि अगर जैसे फैक्ट्री या कंपनी जो है लैंड, बिल्डिंग, मशीन खरीदती है बिजनेस करने के लिए, उसे फिक्स इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। इसके अलावा अगर कंपनी जो है रॉ मटेरियल खरीदती है और फाइनल गुड्स का स्टॉक एडवांस में बना कर रखती है, कुछ भी हो, जैसे आपने एडवांस में बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया अपने पास में, वो भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है बेटा। या आपने एडवांस में बहुत सारा फाइनल गुड्स बनाकर रख दिया, अभी उनकी जो है मार्केट में ऑर्डर नहीं आया आपके पास में, फिर भी आप समय से सभी लोगों को ऑर्डर फुलफिल कर सको, उसके लिए आपने एडवांस में ही अपने पास में बहुत सारे फाइनल गुड्स तैयार करके रख रखे हैं, वो भी आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अगर मैं इसको एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं बेटा, तो देखो मैंने एक फैक्ट्री खोली है जहां मैं आइसक्रीम्स बनाता हूं।
तो आइसक्रीम बनाने के लिए मुझे पहले एक जगह चाहिए होगी बेटा, तो मैंने लैंड परचेस किया, उसके ऊपर मैंने बिल्डिंग बनाया और फिर मैंने मशीन परचेस करी बेटा। तो ये तीनों चीजें मेरे लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मेरे को यहां पर क्या करना है, आइसक्रीम बनाना है। तो आइसक्रीम बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो मैंने अभी से ही एडवांस फ्यूचर के लिए भी यूज कर लिया, ताकि इस महीने भी काम आ सके और अगले महीने भी काम आ सके और मुझे ऐसे हर रोज रॉ मटेरियल खरीदना ना पड़े। तो मैंने पहले से उसका एक स्टॉक रख लिया अपने पास में, उसे कहेंगे इन्वेंट्री स्टॉक। और मेरे पास अभी ऑर्डर नहीं आए, फिर भी मैंने एडवांस में बहुत सारी जो है आइसक्रीम्स बनाकर रख दिया, ताकि जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं तुरंत दे दूंगा, मेरे कस्टमर को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो जो फाइनल गुड्स का मैंने स्टॉक बना के रख रखा है वो भी मेरा इन्वेंट्री स्टॉक ही है। और जैसे इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। कहो कि मेरी बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो ये अपना कॉम्पोनेंट से बेटा मैंने नेट इन्वेस्टमेंट आपको यहां पर समझा दिया है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने डेप्रिसिएशन समझा, डेप्रिसिएशन के दो रीजन समझे कि भाई डेप्रिसिएशन क्यों होता है। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट समझा, इन्वेस्टमेंट में बेटा हमने दो चीजें समझी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट समझा बेटा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट्स या टाइप्स बोल सकते हो वो हमने पढ़े बेटा, कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट भी होता है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होता है। और नेट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं उसे भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत वैल्यूएबल रही होगी बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके आप लोग हमसे जो है पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं बेटा। टेलीग्राम का भी हमारा नीचे जो है यहाँ पर लिंक दे रखा है बेटा, वहां पर भी आप ज्वाइन कर लो, वहां पर भी समय समय पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है बच्चों। आई होप आपका ये जो क्लास है काफी अच्छा रहा होगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुए होंगे बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।